हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। मैं सोनमल गोदर आप सभी का स्वागत करता हूं फिर से सपनों की उड़ान चैनल में। तो इस क्लास में हम आहार सभ्यता पढ़ने वाले हैं। इस पहली क्लास में इससे पहले हमने आपके कालीबंगा सभ्यता को पढ़ लिया था। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी है तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उस क्लास को भी देख लीजिए। तो हम इस क्लास में आहार सभ्यता के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो पीटीटी एंड बीएसटीसी एग्जाम 2023 के लिए तैयार किया जा रहा है। तो पढ़ते हैं आहार सभ्यता के बारे में क्या बात लिखी हुई है। वही आहार सभ्यता की स्थिति देखनी हमें, जैसे कालीबंगा की देखी थी। तो आहेड़ या बेड़च नदी के किनारे, यानी मैंने बताया था आपको पहले ही कि कोई भी सभ्यता होगी वो किसी की नदी के किनारे जरूर होगी, तो हमें नदी तो याद रखनी है। तो आपकी आहेड़ नदी कौन सी नदी के किनारे? आपकी आहेड़ या बेड़च नदी के किनारे स्थित है। उसमें जिला हनुमानगढ़ था कालीबंगा में, तो इसमें कौन सा हो जाएगा आपका जिला उदयपुर। समय लगभग 4000 वर्ष प्राचीन है ये। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने आहार सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक माना है। तो हमें इसका कालक्रम याद रखना है। डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार आहार सभ्यता का समृद्ध काल 1900 ईस्वी पूर्व से 1200 ईस्वी पूर्व तक माना है। इसके उपनाम है कुछ, जैसे कालीबंगा का क्या उपनाम देखा था हमने कि काली चूड़ियां, वैसे ही इसका उपनाम है। इसके उपनाम है एक तो आघाटपुर या आघाट दुर्ग। 10वीं 11वीं शताब्दी में इसको इस नाम से जाना जाता था। ताम्रवती नगरी इसी को कहा जाता है। तांबे के औजारों और उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण इसको क्या कहा जाता है? ताम्रवती नगरी। बनास घाटी सभ्यता भी इसी आपकी आहार सभ्यता को कहा जाता है, और धूलकोट भी आपको इसी आहार सभ्यता को कहा जाता है। तो ये उपनाम वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं इनको, क्योंकि ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और आगे आने वाले एग्जाम में भी पूछा जाएगा। तो धूलकोट, बनास घाटी सभ्यता, ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी क्यों कहते हैं? तांबे के औजारों व उपकरणों के अत्यधिक प्रयोग के कारण। और एक आपका हो जाएगा घाटपुर। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट उत्खनन, यानी जैसे उसमें देखा था हमने उत्खनन करता, इसमें भी उत्खनन करता देखने हैं। तो सर्वप्रथम वर्ष 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास ने, 2 नंबर आपका RC अग्रवाल द्वारा 1953 से 1956 में, 3 नंबर आपके 1961 से 1962 में HD सांकलिया, AVN मिश्रा। डॉक्टर सांकलिया ने इसे ताम्रकाल की संज्ञा दी गई थी। डॉक्टर सांकलिया ने इसे ताम्रकाल की संज्ञा दी गई थी। तो इसमें आपके 3 व्यक्ति उत्खननकर्ता में मुख्य याद रखने हैं। 1953 में आपके अक्षय कीर्ति व्यास, 2 नंबर आपके RC अग्रवाल जो 1953 से 56 तक, तीसरा आपका 1961 से 62 जो HD सांकलिया, AVN मिश्रा। और इसको मतलब ताम्रकाल का संज्ञा किसने दी थी? तो आपके डॉक्टर सांकलिया ने इसे क्या दी थी? ताम्रकाल की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट लिखा हुआ है बस्ती। बस्ती आपकी उत्खनन से बस्तियां 8 स्तर मिले हैं। कितने स्तर मिले? आपके 8 स्तर मिले हैं, जिसमें से हमें 4 स्तर देखने वाले। जैसे प्रथम स्तर मिट्टी की दीवारें, मिट्टी के बर्तन के टुकड़े तथा पत्थर के ढेर प्राप्त हुए। द्वितीय स्तर में कूट कर तैयार की गई दीवारें और मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े मिले। तीसरे स्तर में आपके कुछ चित्रित बर्तन और उनका घरों में प्रयोग होना प्रमाणित मिला है। चौथा स्तर में आपका एक बर्तन से 2 तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है। एक बर्तन से 2 तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है। नेक्स्ट क्या बात है आपके आहार के बारे में? आवास। सेम ही वापस हम इनकी वही विशेषताएं देखने वाले, जैसे कालीबंगा देखी वैसी कि कैसी आवाज था, क्या उसमें यहाँ पे था। तो मकान पत्थरों की नींव डालकर, जबकि दीवारें मिट्टी से बनी ईंटों की होती थी। यानी नींव आपकी पत्थरों की होती थी, जो आपकी नींव बनाई जाती है वो तो क्या थी? पत्थरों की थी। बाकी दीवार किसकी थी? मिट्टी की थी। छतों पर बांस बिछाकर मिट्टी का लेप किया जाता था। छत किस प्रकार डाली जाती थी? कालीबंगा में तो आपके लकड़ियों की बल्लियों से डाली जाती थी। इसमें आपके बांस बिछा के ऊपर और उस पर क्या किया जाता था? लेप किया जाता था। मकानों को फर्श काली मिट्टी के साथ नदी की बालू मिलाकर बनाया जाता था। मकानों का जो फर्श है उसको काली मिट्टी के साथ नदी की बालू मिलाकर, यानी नदी की बालू क्या होती है? थोड़ी ज्यादा चिकनी होती है, उसको मिलाकर क्या किया जाता था? फर्श पर आपका मकानों पे फर्श डाला जाता था।
मकानों से गंदा पानी निकालने की नालियों का भी प्रमाण मिला है। यहाँ पर एक मकान में 4-6 बड़े चूल्हों का होना जो संयुक्त परिवार की व्यवस्था का प्रमाण है। यानी आपके एक मकान है, उस मकान में क्या आपके 4 से 6 बड़े चूल्हे मिलते हैं। जैसे एक चूल्हे इस मकान में, इस मकान से, तो इससे हमें क्या प्रूफ मिलता है? यही मिलता है कि संयुक्त परिवार है। यानी आपके नेक्स्ट आपकी लिखी हुई है मर्तांड यानी मटके। मटके कैसे थे? इस समय लाल, भूरी व काली मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग। नेक्स्ट लिखा हुआ है घरेलू बर्तन, घड़े, कटोरियां, रकाबियां, प्याले, मटके, कुंडे, भंडार के कलश आदि प्राप्त हुए। उत्खनन में सर्वाधिक मात्रा में मिट्टी के बर्तन मिलना इसे लाल काले मिट्टी के बर्तनों वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र साबित करते हैं। पशुपालन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था और कृषि से भी परिचित थी। यानी यहाँ पे अर्थव्यवस्था में उनके पास क्या था? पशुपालन। यहाँ पे पशुपालन भी ये करते थे। बोरे या कोठे अनाज रखने के लिए मर्द बांडों का स्थानीय नाम था। बोरे या कोठे। यहाँ पे मुद्राएं और मोहरें कौन सी मिली थी? मुद्राएं एवं मोहरे तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व यूनानी तांबे की 6 मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई। कालीबंगा को देखो, मिट्टी की मोहरें प्राप्त हुई थी, लेकिन यहाँ पर कैसी प्राप्त हो रही है आपको? तांबे की, क्योंकि यहाँ पे तांबे का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था इस सभ्यता में। एक मुद्रा पर और त्रिशूल तथा दूसरी ओर आपके अपोला देवता अंकित है जो तीर एवं तर्कस से युक्त है। एक मुद्रा पर तो एक और त्रिशूल है और दूसरी ओर आपके अपोला देवता अंकित है। उद्योग में आपका पत्थरों की उपलब्धता से अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पत्थरों के शस्त्र बनाने का बहुत बड़ा केंद्र रहा होगा। मध्य पाषाण कालीन उपकरण के तुल्य राम से का सम स्टेपिटिक उपकरण प्राप्त हुए थे। यानी जो आपके मध्य पाषाण कालीन यानी आपके मध्यकालीन के पत्र प्राप्त हुए थे, यहाँ पर जो आपके राम से कासम व स्फटिक उपकरण प्राप्त है। नेक्स्ट आपका प्रमुख व्यवसाय। यहाँ पे आपके कौन कौन से इनके प्रमुख व्यवसाय थे? तो तांबा लगाना, उसे उपकरण बनाना, तांबा गलाना तथा उसे बनाना, उत्खनन से प्राप्त ठप्पों से रंगाई छपाई व्यवसाय से उन्नत होने का अनुमान, तोल के बाट वो माप प्राप्त। यानी उसमें ये तोल लेन देन भी ये भी करने लगे थे, आपके तोल के बाट प्राप्त हुए थे। तांबे की 6 कुल्लड़ियां, अंगूठियां और चूड़ियां मिली है। गुने सी लोहे के उपकरण भी मिले हैं। मूल्यवान पत्थरों जैसे गेमंद, स्फटिक आदि का प्रयोग आभूषण तथा ताबीज के रूप में किया जाता है। ताबीज वही जो हम गले में पहनते हैं ना, इस प्रकार से बीच में ऐसे होता है ना, उसमें भी इस्तेमाल किया गया है। आदिवासी मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ ही दफनाते थे, जो इनके मृत्यु के बाद भी जीवन की अवधारणा का समर्थक होने का प्रमाण है। यानी जो आदिवासी थे यानी आर्य सभ्यता में जो भी मृत्यु होती थी उनको, तो उसके जो आभूषण होते थे उनको क्या साथ में क्या किया जाता था? दफनाया जाता था, जिसके कारण हमें क्या मिलते हैं? प्रमाण मिलते हैं। खुदाई में पूजा पात्र भी प्राप्त हुए, यानी उस समय पूजा भी होने लगी थी। खुदाई में कैसे प्राप्त हुए? हमें पूजा पात्र भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट यहाँ पे टेराकोटा वर्षभ आकृतियां मिली है, जिन्हें बनासियन बूल कहा गया है। यानी दो आपको क्या मिली है? टेराकोटा यानी वर्षभ, यानी आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हो पता नहीं, टेराकोटा वर्षभ आकृतियां मिली है जिन्हें बनासियन बूल कहा गया है। हाड़ से नारी की खंडित मरण मूर्ति मिली है, जो कमरे के नीचे लहंगा धारण किए हुए हैं। हाड़ से मरण मूर्तियों में क्रिस्टल, फेन्यास, जेस्पर, सेलकड़ी तथा लेपिस, जालूसी जैसे कीमती उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। हिलुंड राजसमंद से हाड़ के समान धर्म संस्कृति मिली है। हाड़ सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तन पकाने को उल्टी तपाई विधि से परिचित थे। हाड़ सभ्यता के लोग आपके मिट्टी के बर्तन पकाने की उल्टी तपाई विधि से भी क्या थे? परिचित थे।
तो थैंक्स फॉर वाचिंग क्लास। अगर आप क्लास पसंद आई हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैंने एक आपके अच्छे से इनको नोट्स बना के आपको बता दिए, बाकी समझाने वाले इसमें कोई ज़्यादा आपको बात नहीं थी।